नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने बढ़ाई सैन्य तैनाती। अब एलएसी की सुरक्षा करेंगी 2 डिवीज़न। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वेस्ट बैंक यरूशलेम में इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनी हमलावर को मार गिराया। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका के प्रशांत क्षेत्र में नौसेना तैनाती की योजना, चीन को करारा जवाब देने की तैयारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चाइना के साथ तनाव के बीच भारत ने बढ़ाई सैन्य तैनाती। अब एलएसी की सुरक्षा करेगी 2 डिवीजन। जी हां दोस्तों, लद्दाख में चीन के साथ तनाव के 1 साल बाद भारतीय सेना ने बड़ा फेरबदल करते हुए पूर्वी लद्दाख में एक अतिरिक्त डिवीजन तैनात करने का फैसला किया है। अभी तक इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल एक डिवीजन संभालती थी। इस फैसले के बाद लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर में कुल 3 डिवीजन हो जाएंगी। अभी तक इस कोर में केवल 2 डिवीजन होती थी। ये डिवीजन उन 4 डिवीजन से अलग है जिनकी तैनाती पिछले साल चीन के साथ तनाव शुरू होने के बाद भारतीय सेना ने की थी। सेना की एक डिवीजन में लगभग 15,000 सैनिक होते हैं। 14वीं कोर सेना की इकलौती ऐसी कोर है जो पाकिस्तान यानी द्रास, कारगिल से लेकर सियाचिन और चीन यानी पूर्वी लद्दाख दोनों मोर्चों की सुरक्षा संभालती है। इसमें अभी तक 2 डिवीजन होती थी, जिनमें से एक पाकिस्तान के मोर्चे पर और दूसरी पूर्वी लद्दाख यानी चीन के मोर्चे पर तैनात है। अब इसमें एक डिवीजन का इजाफा किया गया है, यानी अब चीन की सरहद की सुरक्षा की जिम्मेदारी 2 डिवीजन संभालेंगी। नई तैनात डिवीजन का हेडक्वार्टर और कुछ दूसरे हिस्से लद्दाख पहुंच गए हैं। इनकी जिम्मेदारी पूर्वी लद्दाख में 826 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी की सुरक्षा होंगी। एलएसी लद्दाख में शख्स गाम वैली से शुरू होती है और हिमाचल की सीमा तक आती है। पिछले साल चीन के साथ 5 मई से पैंगोंग के उत्तरी हिस्से और गलवान में तनाव शुरू होने के बाद चीन ने बड़ी तादाद में अपने सैनिकों और टैंकों को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया था। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने 4 अतिरिक्त डिवीजन यहां तैनात कर दिए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बैंक यरूशलेम में इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनी हमलावर को मार गिराया। जी हां दोस्तों, इजरायली सेना ने बुधवार को एक फिलिस्तीनी महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक महिला ने वेस्ट बैंक निर्माण स्थल की रखवाली कर रहे सैनिकों के एक समूह को अपनी कार निशाना बनाने की कोशिश की। सेना ने अपने बयान में कहा कि यरूशलेम के उत्तर में हिजमेह में महिला ने कार से बाहर निकली और चाकू खींच लिया, जिसके बाद सैनिकों ने महिला पर गोलियां चला दी। सेना ने बयान में यह नहीं बताया कि महिला सैनिकों की कितनी करीब थी और सेना ने इस घटना की कोई फोटो या वीडियो जारी नहीं किया है। बता दें कि इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के सत्ता संभालने के बाद यह इस तरह की पहली घटना सामने आई है। हाल ही के वर्षों में इजराइल ने वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों और बसने वालों के खिलाफ गोलीबारी, छुरा घोंपने और कार से हमला करने की कई घटनाएं देखी हैं। इस तरह की घटनाओं को अधिकांशतः फिलिस्तीनियों द्वारा अंजाम दिया गया है, जिनका संगठित आतंकवादी समूहों से कोई स्पष्ट संबंध नहीं है। वहीं फिलिस्तीनी और इजरायली मानवाधिकार समूहों का कहना है कि सैनिक अक्सर अत्यधिक बल का प्रयोग करते हैं। सैनिक हमलावरों को लोगों को मारे बिना रोक सकते हैं। कुछ मामलों में उनका कहना है कि निर्दोष लोगों की पहचान हमलावरों के रूप में की गई है और उन्हें गोली मार दी गई है। आधिकारिक फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा ने महिला की मौत की पुष्टि की है। उसकी पहचान यरूशलेम के पूर्वी बाहरी इलाके में वेस्ट बैंक के शहर अबू दिस की 29 वर्षीय निवासी के रूप में हुई। हालांकि महिला के बारे में और कोई जान नहीं की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका की प्रशांत क्षेत्र में नौसेना तैनाती की योजना, चीन को करारा जवाब देने की तैयारी। जी हां दोस्तों, अमेरिका प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन को करारा जवाब जारी कर रहा है। पेंटागन इस क्षेत्र में स्थायी रूप से नौसेना टास्क फोर्स की तैनाती पर विचार कर रहा है। इसमें उसके मित्र देश भी सहयोगी होंगे। पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार इस योजना में युद्धाभ्यास किया जाना भी शामिल है। इसके लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री के द्वारा अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराया जा सकता है। पॉलिटिको में लारा सेलिगमैन ने लिखा है कि इन 2 कदमों से चीन को प्रशांत महासागर क्षेत्र में कड़ी चुनौती मिलेगी। अमेरिका योजना को प्रभावी बनाने के लिए इसमें यूरोपीय मित्र देशों ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को भी शामिल करेगा। इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की भी मौजूदगी हो सकती है। योजना के लागू होने के बाद इस क्षेत्र में उसकी व मित्र देशों की लगातार उपस्थिति रहेगी और चीनी नौसेना की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इस योजना का मकसद क्षेत्र में स्वतंत्र माहौल के साथ ही पूरी सुरक्षा के साथ व्यापार को सुचारू बनाए रखना है। इस बीच समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को लेकर भारत की चिंताओं का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में नियम आधारित व्यवस्था पर जोर दिया है। उन्होंने अहम समुद्री मार्गों में चीन के आक्रामक व्यवहार का परोक्ष जिक्र करते हुए कहा कि दक्षिण चीन सागर में गतिविधियों ने राष्ट्रों का ध्यान खींचा है। आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस में चीन का नाम लिए बगैर भारत के रक्षा मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां पैदा हो रही हैं। इन चुनौतियों से पुरानी व्यवस्थाओं के साथ नहीं निपटा जा सकता है। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि
भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में नौवहन, समुद्री क्षेत्रों पर उड़ान भरने और बेरोक-टोक व्यापार की आजादी का समर्थन करता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आसियान के मंच से राजनाथ सिंह ने दिए कई संदेश, आतंकवाद, कट्टरपंथ और विस्तारवाद बड़ा खतरा। जी हां दोस्तों, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि इस समय दुनिया के सामने आतंकवाद और कट्टरपंथ विश्व शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के सदस्य के रूप में भारत आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत हिंद प्रशांत के लिए साझा दृष्टिकोण के कार्यान्वयन के लिए आसियान के नेतृत्व वाले तंत्र के उपयोग का समर्थन करता है। इंडो पैसिफिक में एक मुफ्त, खुले और समावेशी आदेश की मांग करता है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के साथ भारत का जुड़ाव नवंबर 2014 में पीएम मोदी द्वारा घोषित एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर आधारित है। यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से आर्थिक सहयोग और सुसंस्कृत संबंधों को बढ़ावा देता है। दक्षिण चीन सागर के विकास ने इस क्षेत्र और उसके बाहर ध्यान आकर्षित किया है। भारत इन अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अबाधित वाणिज्य की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। रैंसमवेयर, वानाक्राई हमलों और क्रिप्टो करेंसी की चोरी की घटनाओं के रूप में साइबर खतरे बड़े पैमाने पर चिंता के कारण हैं। अब सवाल ये है कि आसियान देशों में रक्षा मंत्री ने चीन और पाकिस्तान का सीधे तौर पर नाम तो नहीं लिया, लेकिन चीन और पाकिस्तान की मंशा का जिक्र जरूर किया। आतंकवाद और कट्टरपंथ का जिक्र कर उन्होंने साफ किया कि एक तरफ तो भारत का पड़ोसी मुंह जबानी बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जमीन पर उसकी कथनी और करनी में अंतर साफ दिखाई देता है। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें चलती ही रहती हैं। इसके साथ पाकिस्तान ने कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जिसका नकारात्मक असर खुद पाकिस्तान में ही दिखाई देता है। इसके साथ ही चीन का जिक्र कर उन्होंने साफ किया कि विकास और विस्तारवाद की बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। दरअसल चीन यह नहीं चाहता है कि भारत उसके विषय खासतौर पर दक्षिण चीन सागर या वन बेल्ट वन रोड पर जुबान खोले, लेकिन अब भारत सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुलेआम दक्षिण चीन सागर का जिक्र कर बताता है कि दुनिया के देशों को यह देखना चाहिए कि चीन की नीति किस तरह से विश्व परिदृश्य के अनुकूल नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ड्रैगन की नई चाल, सीमावर्ती ग्रामीणों को दे रहा मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जुटा। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी में भारतीय सेना के पराक्रम से पस्त हुए अभी एक साल भी नहीं बीते हैं कि चीन फिर चालबाजी में जुट गया है। सूत्रों के मुताबिक चीन अपने सीमावर्ती गांवों में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाने में जुटा है। इस बार चीन भारत के साथ लगती सीमा के करीब स्थित तिब्बत के गाँवों में सिर्फ डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में ही नहीं जुटा है, बल्कि वह इन गाँवों में रहने वाले लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और अन्य अनआर्म्ड लड़ाई के गुर भी सिखा रहा है। सूत्रों की माने तो चीन भारत की सीमा के करीब स्थित 600 गांवों को फिर से बसाकर उन्हें मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। चीन जिन 600 गांवों को सरहद के करीब फिर से बसा रहा है, उन गांवों में आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपनी डिफेंस पोस्ट, डिफेंस टावर भी मजबूत कर रही है। यही नहीं, चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब स्थित इन गाँवों को 2021 के अंत तक तिब्बत के अन्य शहरों से हाईवे के जरिए जोड़ने की योजना पर भी काम कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि चीन इस तरीके से सरहद के नजदीक स्थित गांवों में अपनी रणनीतिक पोजीशन को मजबूत करने के लिए डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि इन गांवों के आधुनिकीकरण के पीछे चीन की रणनीति अपने डिफेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस को मजबूत करने की है। गौरतलब है कि साल 2017 में डोकलाम में भारतीय सेना के हाथों मुंहकी खाने के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हरकत में आए थे और उन्होंने तभी तिब्बत से जुड़े बॉर्डर के इलाके में बॉर्डर डिफेंस विलेज बनाने की शुरुआत की थी। सूत्रों की माने तो चीन का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब गांव बसाने के पीछे मकसद तिब्बत और बाकी दुनिया के बीच एक ऐसा सुरक्षा बैरियर बनाना है जो अभेद किले की तरह काम करे। चीनी राष्ट्रपति के निर्देश पर साल 2017 में तिब्बत सीमा पर 600 अत्याधुनिक बॉर्डर डिफेंस विलेज बसाने का काम शुरू हुआ था। अक्टूबर 2019 में चीन ने सीमा पर गांव बसाने के काम को तेज करने का ऐलान किया था, जिसे इस साल 2021 में पूरा करने की योजना चीन की सरकार ने बनाई है। सूत्रों की माने तो चीन के इस प्रोजेक्ट को गति देने के लिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर भी एक्टिव हो गए हैं। पार्टी से जुड़े इन्फ्लुएंशियल लोग गाँव में रहकर ग्रामीणों को अनआर्म्ड ट्रेनिंग देने के लिए सारी व्यवस्था भी मुहैया करा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के परमाणु प्लांट से खतरनाक गैस लीक, रेडिएशन के खतरे से पूरी दुनिया में फैली सनसनी। जी हां दोस्तों, चीन के एक परमाणु संयंत्र में रेडिएशन लीक होने के डर ने पूरी दुनिया का खौफ में डाल दिया है। पिछले 1.5 साल से पूरी दुनिया चीनी कोरोना वायरस से परेशान है और अब पता चला है कि पिछले हफ्ते से ही चीन के परमाणु संयंत्र से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है, लेकिन चीन ने इस पूरी दुनिया से छिपा कर रखा था। फ्रांसीसी पावर कंपनी ग्रुप EDF का भी चीन के इस परमाणु संयंत्र में हिस्सा है और अब इस कंपनी ने खुलासा किया है कि चीन के इस परमाणु संयंत्र से रेडिएशन लीक होने की आशंका है। फ्रांसीसी कंपनी ने चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशिया में एक परमाणु संयंत्र से रेडिएशन रिसाव पर खतरे की घंटी बजा दी है। दरअसल फ्रांस की कंपनी ने पिछले हफ्ते अमेरिकी सरकार के US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से मदद मांगी थी और फ्रांसीसी कंपनी ने अमेरिका को साफ तौर पर चेतावनी दी
दी थी कि चीन की कंपनी से रेडियोलॉजिकल खतरे की संभावना है। फ्रांस की कंपनी के अनुरोध के बाद अमेरिका की सरकार ने इस लीकेज को लेकर आकलन करनी शुरू कर दी थी। फ्रांस की कंपनी ने बताया है कि ग्वांगडोंग प्रांत में चीन का परमाणु संयंत्र है, जिसमें उसकी 30% की हिस्सेदारी है और चीन के इस परमाणु संयंत्र का नाम ताइशान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। फ्रांसीसी कंपनी ने कहा है कि ऊर्जा संयंत्र बाहर विकिरण की सीमा को बढ़ा रहा है और आशंका है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रेडिएशन हुआ है, जबकि चीन ने इस मामले पर पूरी तरह चुप्पी बनाए रखी है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के ताइशान न्यूक्लियर प्लांट का डिजाइन फ्रांसीसी कंपनी EDF ने किया था और इस न्यूक्लियर प्लांट के संचालन के काम में भी चीन इस कंपनी की मदद लेता है और इस कंपनी ने अमेरिका से कहा है कि प्लांट से रेडियो एक्टिव पदार्थ बाहर लीक हो रहा है, जो काफी ज्यादा खतरनाक है। फ्रांस की कंपनी EDF के मुताबिक ताइशान न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर नंबर 1 के प्राथमिक सर्किट से क्रिप्टन और जिनॉन गैस का रिसाव हुआ है। कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक ये गैस अक्रिय गैसें हैं जिनमें रेडियो एक्टिव गुण पाए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ज्यादा मात्रा में इन गैसों का रिसाव होता है तो दुनिया बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकती है। फ्रांस की कंपनी बार बार रेडियो एक्टिव गैसों के रिसाव की बात कह रही है, लेकिन चीन लगातार सभी रिपोर्ट्स को खारिज कर रहा है। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में गैर रिसाव की खबरों का खंडन किया है। वहीं न्यूक्लियर प्लांट के संचालक चाइना जनरल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन यानी CGN ने अपने बयान में कहा है कि गैस रिसाव से रेडिएशन नहीं हो रहा है। CGN ने बयान में कहा कि कॉमर्शियल ऑपरेशन की वजह से प्लांट की सुरक्षा को लेकर काफी सख्त उपाय किए गए थे और न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा और किसी भी संभावित रेडियो एक्टिव रिसाव को लेकर कंपनी की तरफ से बेहद सख्त गाइडलाइंस तैयार किए गए थे। लिहाजा इस संयंत्र से किसी भी तरह का रेडिएशन नहीं हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चाइना पाक ने परमाणु हथियार ज्यादा जरूर बनाए, फिर भी भारत ज्यादा शक्तिशाली, जाने कैसे। जी हाँ दोस्तों, परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक वर्ष में पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 160 से बढ़कर 165 हो गई है। मतलब एक साल में पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु बम विकसित किए हैं। चीन ने भी पिछले एक साल में परमाणु हथियारों की संख्या 320 से बढ़ाकर 350 कर ली है और सीमा पर ये दोनों देश भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन भारत परमाणु हथियारों की संख्या में चीन और पाकिस्तान दोनों से पीछे है। पिछले एक वर्ष में भारत ने 6 नए परमाणु हथियार विकसित किए हैं, लेकिन अब भी ये संख्या 150 से 156 ही हो पाई है। इस हिसाब से देखें तो भारत की तुलना में पाकिस्तान के पास 9 ज्यादा परमाणु हथियार हैं और चीन के पास हमारे देश से 194 अधिक परमाणु हथियार है। अगर दोनों देशों के परमाणु हथियारों को जोड़ दें, ये संख्या होती है 515। आप कह सकते हैं कि इस समय भारत के चारों तरफ 515 परमाणु हथियार बिछे हुए हैं। इस रिपोर्ट में दूसरे देशों की स्थिति भी बताई गई है, जैसे अमेरिका ने परमाणु हथियारों की संख्या घटाई है। 2020 में उसके पास 5800 परमाणु हथियार थे, जो अब 5550 रह गए हैं। इसी तरह रूस ने भी परमाणु हथियारों की संख्या 120 तक कम की है। हालांकि रूस अब भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश बना हुआ है। आप कह सकते हैं कि रूस के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया के 195 देशों को 3 बार खत्म किया जा सकता है। हालांकि यहाँ हम आपको एक जरूरी बात बता दें कि अमेरिका और रूस ने परमाणु हथियारों की संख्या जरूर घटाई है, लेकिन ये दोनों देश पहले से मौजूद परमाणु हथियारों को अत्याधुनिक रूप देने में जुटे हैं। इसके अलावा इसका एक और कारण है और वो ये कि 1970 के दशक में सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच एक समझौता था, जिसके तहत इन देशों ने दुनिया में शांति के लिए परमाणु हथियारों की संख्या घटाने का लक्ष्य तय किया था और ये उसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि भारत, चीन और पाकिस्तान इन देशों ने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाई है और ऐसे में सवाल यही है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये देश भारत से ज्यादा मजबूत हैं? तो इस सवाल के 2 जवाब हैं। पहला जवाब ये है कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं, इस बात से ज्यादा जरूरी ये होता है कि वो देश इन परमाणु हथियारों को कैसे लॉन्च कर सकता है और इस मामले में भारत काफी आगे है। भारत जमीन, आकाश और पानी तीनों जगह से परमाणु हथियारों को लॉन्च कर सकता है। भारत के पास ऐसी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल हैं जिनकी मदद से वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में खत्म हुआ ट्विटर का कानूनी कवच, गाजियाबाद पुलिस ने दर्ज की पहली FIR। जी हाँ दोस्तों, नए IT रूल्स का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया है। ट्विटर को भारत में मिलने वाली लीगल प्रोटेक्शन यानी कानून सुरक्षा खत्म हो गई है। सरकार ने 25 मई को नए नियम लागू किए थे, लेकिन ट्विटर ने इन नियमों को अब तक लागू नहीं किया, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। हालांकि सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान या आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि ट्विटर ने अब तक नए IT नियमों को लागू नहीं किया, इसलिए उसका लीगल प्रोटेक्शन खुद ब खुद खत्म हो गया है। इसके मायने क्या हैं?
ट्विटर का लीगल प्रोटेक्शन का हटना बहुत गंभीर मसला है। अब ट्विटर भारतीय कानूनों के दायरों में आ गया है और उसे किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। साइबर लॉ एक्सपर्ट बताते हैं, आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। इसमें किसी भी आपराधिक गतिविधियों के लिए कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन अब अगर किसी कानून का उल्लंघन होता है तो उसके लिए ट्विटर को इंडिया हेड की जिम्मेदारी होगी। सरकार ने 25 फरवरी को नए आईटी नियमों की घोषणा की थी और इसे लागू करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था। इसके तहत सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में एक नोडल अधिकारी, शिकायत अधिकारी और अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा गया था। नियमों में साफ था कि ये तीनों अधिकारी भारतीय और कंपनी के अधिकारी होने चाहिए, लेकिन ट्विटर ने अब तक इन नियमों को लागू नहीं किया। हालांकि सरकार ने सख्ती दिखाने के बजाय ट्विटर को वक्त दिया। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 5 जून को केंद्र ने एक नोटिस जारी कर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियम लागू करने को कहा। 6 जून को ट्विटर ने सरकार को बताया कि उसने भारत में नोडल और शिकायत अधिकारी के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति की है, लेकिन सरकार ने कहा कि वो कंपनी का कर्मचारी नहीं है और एक लॉ फर्म में काम करने वाला वकील है। बाद में जब ट्विटर की खिंचाई हुई तो उसने कहा कि वो कर्मचारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर है। सरकार ने इसे भी मान लिया, लेकिन उसके बावजूद ट्विटर की ओर से अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई। इस वजह से केंद्र सरकार की ओर से ट्विटर को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा अपने आप ही रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी मिशन 2022, छोटे दलों को साधने में जुटी भाजपा। दिल्ली में निषाद पार्टी अध्यक्ष ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को गति देते हुए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने जातीय आधार वाले छोटे दलों को साधना शुरू कर दिया है। मंगलवार को दिल्ली में निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर प्रदेश के सियासी हालात पर चर्चा की और आगामी विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ने की संभावना को भी तलाशा। सूत्रों का कहना है कि वार्ता सकारात्मक रही। निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय ने पूर्व में हुए गठबंधन के दौरान हुए वादों की याद दिलाते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार में हिस्सेदारी मांगी। बता दें कि इससे पूर्व संजय निषाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय व प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में जल्द ही विस्तार की संभावना है। निषाद पार्टी के अलावा जनता दल एस की अनुप्रिया पटेल भी प्रदेशीय नेताओं के अलावा केंद्रीय नेतृत्व से भी सरकार में भागीदारी और आगामी चुनाव के बारे सीटों के बंटवारे जैसे मुद्दों पर चर्चा कर चुकी है। ऐसे में दोनों दलों को गठबंधन में महत्व मिल सकता है। मंगलवार को संजय निषाद व जेपी नड्डा के बीच हुई वार्ता के दौरान योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह भी मौजूद थे। उधर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी छोटे दलों से चुनावी तालमेल करने के पक्षधर हैं। विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही सहयोगी दलों ने भाजपा से गठबंधन में सीटों पर हक जताना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मिले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता ने विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ सीटें देने की मांग की है। गुप्ता ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में आरपीआई के बढ़ते जनाधार से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में भी सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई है। गुप्ता ने दावा किया कि गत 2 वर्षों से आरपीआई प्रदेश में तेजी से सक्रिय है। 40 जिलों में पार्टी ने अपना मजबूत संगठन खड़ा कर लिया है। उन्होंने कहा कि आरपीआई ने विधानसभा उपचुनाव सहित ग्राम पंचायत चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन प्रदान किया। आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यमों से अपनी ताकत दिखा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला पूरी दुनिया एक परिवार है, राजनाथ सिंह। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस में बोलते हुए कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को मानने वाला देश है। पूरी दुनिया एक परिवार है और यह प्रासंगिक हो गई है। मौजूदा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा माहौल को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के लिए कई नई चुनौतियां पैदा हो गई हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की साउथ ईस्ट एशिया की नीति एक्ट ईस्ट नीति पर आधारित है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ऐलान किया था। यह देशों के बीच बातचीत के जरिए आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर आधारित है। आसियान के 10 सदस्य देशों को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आपसी सहयोग से ही हम आतंकवादी संगठनों और उसके नेटवर्क को रोक सकते हैं। बता दें कि आसियान में भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणतंत्र, अमेरिका और रूस शामिल हैं। इसकी पहली बैठक 2010 में वियतनाम के हनोई में हुई थी। रक्षा मंत्री ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समावेशी व्यवस्था की बात कही। दक्षिण चीन सागर के बारे में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में विकास के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में कॉमर्स के लिए स्वतंत्र आवागमन ओवरफ्लाइट का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि जो देश संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर आधारित है, उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों के माध्यम से विवादों का समाधान होना चाहिए। वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के सामने आतंकवाद और कट्टरपंथ सबसे बड़ी चुनौती है। यह शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदस्य के तौर पर भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लेकर प्रतिबद्ध है और आतंकवाद के खिलाफ होने वाली फंडिंग के खिलाफ भी हमारी प्रतिबद्धता है। साइबर खतरा जैसे रैंसमवेयर, वानाक्राइट हमला, क्रिप्टो करेंसी खतरा हमले
क्रिप्टो करेंसी खतरा हमारे लिए चिंता का विषय है। आपसी सहयोग के जरिए ही हम आतंकी संगठनों और उनके नेटवर्क को खत्म कर सकते। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जवानों ने चीन को दी चेतावनी, हद में रहें वरना गलवान का सबक याद रखें। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में गलवान वॉर मेमोरियल पर शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रम के जरिए चीन को संदेश गया कि वह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी हद में रहें। भारतीय सीमा पर नजर डालने की अगर हिमाकत की तो पिछले साल 15 जून को जो सबक सिखाया था वह उसे याद कर ले। गनवाल में भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को जो मात दी थी उसे कोई भी दुश्मन कभी नहीं भूल पाएगा। चीन की सेना के छक्के छुड़ाने वाली भारतीय सेना की यह 16 बिहार रेजिमेंट थी। इस संघर्ष में हमारे 20 जवान बलिदान हो गए थे। इनमें 16 बिहार रेजिमेंट के कमान अधिकारी भी शामिल थे। इन बलिदानियों को मंगलवार को गलवान वॉर मेमोरियल पर आयोजित कार्यक्रम में विशेष रूप से श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों की याद में पूर्वी लद्दाख में दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी मार्ग पर KM 120 पोस्ट के निकट गलवान वॉर मेमोरियल बनाया गया है। यहाँ सभी बलिदानियों के नाम अंकित हैं। इन वीरों की शहादत का 1 साल पूरा होने से सेना की उत्तरी कमान ने यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।